वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग पिछला रिवीजन भी कर लेते हैं। अभी तक मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बहुत डिटेल में यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको समझा चुकी हूँ। और इन चारों टेंस पर मैंने 9 वीडियोस के थ्रू आपको बहुत ही डिटेल में टेंसेस को समझाया है। जूनियर लेवल के बच्चों के लेवल पे भी समझाया, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, और यदि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन टेंसेस के वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे टेंस एंड ट्रांसलेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं और इन वीडियोस को बार बार देखें, समझें, ताकि टेंस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज आती है वो एक्सरसाइज आपका उसमें इम्प्रूवमेंट हो, आप उसमें गलतियां कम से कम कर पाएँ, ऐसा प्रैक्टिस करें। क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस ही बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, बहुत यूज़फुल हैं और हमेशा आपके काम में आने वाले हैं। यदि आप राइटिंग स्किल्स को भी टेंस समझने के बाद में राइटिंग स्किल्स को अटेम्प्ट करते हैं, उनको लिखते हैं, तब आपको बहुत आसानी होगी और आपको लगेगा कि राइटिंग स्किल्स भी टेंस के पढ़ने से बहुत आसान हो गई हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये पास्ट का बेसिक टेंस है। जब हम पास्ट टेंसेस पढ़ते हैं तो उसका ये बेसिक टेंस है। इस टेंस का यूज़ जब भी हम पास्ट टेंस में किसी पुरानी बात को रिलेट करते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। इसको स्टोरी टेलिंग टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। मैं आपको आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट को स्टोरी टेलिंग में यूज़ किया जाता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस ही क्यों? पास्ट टेंस की बात बतलाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का ही यूज़ क्यों करते हैं? सेंटेंस को हम देयर वॉज से भी शुरू कर सकते हैं, देयर वर से भी शुरू कर सकते हैं, कुड से भी शुरू कर सकते हैं, कुड का यूज़ करके भी पास्ट टेंस बतला सकते हैं, वुड का यूज़ करके भी पास्ट टेंस बतला सकते हैं। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से ही पास्ट टेंस की इवेंट को, पास्ट टेंस के एक्शन को क्यों रिलेट किया जाता है? तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम इस टेंस के हिंदी के सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारे लिए मदर टंग नहीं है, एक फॉरेन लैंग्वेज है। और जब फॉरेन लैंग्वेज को समझना है तो उसकी ग्रामर को समझना बहुत ज़रूरी है। और ग्रामर को समझने के लिए हमको पहले उसको अपनी मदर टंग में हम समझें कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस कैसे दिखाई देते हैं, या जब हम बोलते हैं तो किस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। तो देखते हैं, 3 ग्रुप में मैंने ये सेंटेंस लिखे। एक सेंटेंस देखिए, कल मैं बाजार गई, मैंने एक किताब खरीदी, मैं अपनी सहेली से मिली, उसने एक पेन खरीदा। सारी के सारी जो एक्शन है वो कैसे हैं? एक के बाद एक है। यानी इस टेंस में यदि पास्ट टेंस को इस तरह से रिलेट करें, इस तरह से बतलाएं कि जो वर्ब अपना एक्शन एक के बाद, मैं बाजार गई, मैंने सब्जी खरीदी, इसके बाद मैंने एक किताब की शॉप पर गई, वहाँ पर मैंने पेन खरीदा, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस ये किस टेंस के होंगे? पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, गई, ई, मिली, खरीदा। यानी यदि सेंटेंस के अंत में आ आए, आ का मतलब साउंड से है, ई और ए, एक्चुअल में ये जो तीनों हैं ये इस तरह की यदि साउंड अंत में आए, सेंटेंस के अंत में यदि ये साउंड आती है तो ये सेंटेंस कौन से टेंस के होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। अब और देखते हैं, दिशा खुश थी, वह नाराज था, तुम बीमार थे। सेंटेंस के अंत में यदि था, थी, थे आते हैं तब भी वो सेंटेंस किसका होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, जिसको कि हम सिंपल
पास्ट कहते हैं। क्लियर? एक और टाइप देखते हैं। वह रोज स्कूल जाता था। आप लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि ता था, ती थी, ते थे आए, लेकिन हर समय सेंटेंस के अंत में ता था नहीं आता। कई बार अकेला था, थी, थे भी आ जाते हैं। कई बार आ, ई, ए की साउंड भी आ जाती है। और कई बार ता था। वह झूठ बोलती थी। शिक्षक मुझसे प्रश्न पूछते थे। वाक्य के अंत में क्या आया? ता था, ती थी, ते थे। ये सेंटेंस आप लोग देखें कि इन सेंटेंसेस में क्या दिखाई दे रहा है? वह रोज स्कूल जाता था, यानी ये उसकी हैबिट हो गई। वह झूठ कभी नहीं बोलती थी, ये भी उसकी हैबिट हो गई। और शिक्षक मुझसे प्रश्न पूछते थे, यानी ये क्या हुआ? एक जनरली ऐसा होता था। एक तरह से ये भी क्या हुआ? आदत थी। तो इस टेंस का यूज जब आदत के लिए हो, जब हैबिट के लिए हो, तो टेंस हिंदी के वाक्य के अंत में क्या आता है? ता था, ती थी और ते थे आता है। तो हमने क्या देखा कि जो सिंपल पास्ट है या पास्ट इंडेफिनिट है, इसके हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं? या तो आ, ई, ए की साउंड आती है, या फिर था, थी, थे आता है, या फिर ता था, ती थी और ते थे आता है। तो ये हिंदी के सेंटेंसेस की पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस यदि हिंदी में पढ़े या हिंदी से हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना पड़े, तो हम किस टाइप के सेंटेंसेस को इस टेंस में लेंगे, तो वो सेंटेंस कैसे होंगे? इस तरह के होंगे। तो इसको एक बार आप नोट करें। इसके बाद में हम लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन कैसे किया जाए सिंपल पास्ट टेंस में, वो रूल पढ़ेंगे, यानी हाउ टू यूज। जो पास्ट इंडेफिनिट का आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जल्दी से आप इसको नोट करें। अभी ये मैं वीडियो पॉज है, इसको पूरा नोट करें। इसके बाद में हम ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। और अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? अभी हम लोगों ने देखा कि जो हिंदी का सेंटेंस होता है उसके अंत में आ, ई, ए की साउंड आती है, या था, थी, थे आता है, या फिर ता था, ती थी और ते थे। इस तरह से सेंटेंस का एंड होता है। मैं बाजार गई। जैसे ही ये सेंटेंस देखा तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तुमने एक किताब खरीदी, ई, पास्ट इंडेफिनिट। दिशा खुश थी, पास्ट इंडेफिनिट। वह रोज स्कूल जाता था, था, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में भी अफर्मेटिव। हम लोग अभी 4 टेंस पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि ये सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं, यानी इसमें ना तो नॉट दिया है ना कोई क्वेश्चन है। इट मीन्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इस टेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, द अदर डे, इस तरह के एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब्स कहलाते हैं जो टाइम को बतलाते हैं। ऐसे एडवर्ब ऑफ टाइम रहते हैं। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में भी आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में V2 मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की फॉर्म V1, V2, V3 के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया था वर्ब में, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो क्लास, उसको भी आप फिर से देखें कि वर्ब जब रेगुलर होती हैं तो कैसे उनका V1, V2, V3 होता है, और जब इरेगुलर होती हैं तो क्या क्या उनमें किस तरह से उनका V2 और V3 फॉर्म बनता है या उनका फॉर्मेशन होता है। क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग है कि ये V2 फॉर्म है और सारी के सारी वर्ब्स ईडी फॉर्म को फॉलो नहीं करती कि एंड में ईडी लगेगा। तो आप फिर से वही रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स वर्ब की प्लेलिस्ट में जाएं,
और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स को फिर से पढ़ें। ये टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें इसी में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती। कहीं पर V1 आती है, V3 आती है, V4 यानी वर्ब ING आती है, पर सब्जेक्ट के बाद में V2 फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट में आती है। सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। कल मैं बाजार गई सेंटेंस, जैसे ही आपने देखा यहाँ तो ई आया है, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट आई के बाद में जाना, जाने को गो का V2 फॉर्म वेंट, आई वेंट टू मार्केट, और कल के लिए आ जाएगा यस्टरडे। तुमने एक किताब खरीदी, यू के साथ में V2, बाय का V2 क्या होगा, बॉट, यू बॉट अ बुक, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दिशा खुश थी, दिशा सब्जेक्ट है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया था उस समय में मैंने आपको एक बी वर्ब के बारे में बताया था कि जो बी वर्ब है इसकी V1 फॉर्म क्या होती है, इज, एम एंड आर, और इसकी V2 फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर। तो यहां पर थी है, इस तरह के सेंटेंसेस में या तो वॉज आता है या वर आता है। दिशा वॉज हैप्पी। एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट को आप पढ़ें पूरा, तीनों पार्ट में मैंने बहुत आपको डिटेल में समझाया है, तो आप फिर से सिंपल प्रेजेंट को पढ़ें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो सिंपल प्रेजेंट में है वही यहाँ पर पास्ट में आ जाएंगी। यहाँ पर पास्ट हैबिट, वहाँ प्रेजेंट हैबिट। तो आप यदि उस टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पर वो बातें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। वह रोज स्कूल जाता था, रोज, डेली, एवरीडे, हैबिट हो गई। था, मैंने क्या बताया था आपको, था किस लिए आता है, था, ती थी, ते थे, ये हैबिट के लिए आते हैं। मैं रोज बाजार जाता था, या मैं रोज स्कूल जाता था, या जब मैं छोटा था या छोटी थी मैं रोज चाय पीती थी। तो ये क्या हुआ, ये हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए क्या आता है, एंड में था। तो वह रोज स्कूल जाता था, वह के लिए ही, जाने के लिए वेंट टू स्कूल, और रोज के लिए डेली या एवरीडे। तो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। तो उनको कैसे ट्रांसलेट करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी की सारी वर्ब अपने अंत में ईडी फॉर्म में नहीं आती है। ये आप जब उस वीडियो को फिर से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इन सबको ये नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर डिड का यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड डू का पास्ट टेंस है, डू का V2 है, नेगेटिव है तो नॉट आएगा ही आएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिड के बाद में हमेशा V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ये हमको याद रखना है। मैं कल बाजार नहीं गई, नहीं भी आ गया और ई साउंड भी आ गई, तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट, और सेंटेंस हुआ नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट आई, मैंने आई लिख दिया, डिड नॉट लगाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ में ही डिड नॉट आएगा। आई डिड नॉट। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है इस वर्ब की कि वर्ब की हमेशा V1 फॉर्म आएगी। आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे। यस्टरडे ये क्या है, ये टाइम मार्कर्स है। इस टेंस में ये टाइम मार्कर्स दिए जाते हैं, टाइम बतलाते हैं कि कब, यस्टरडे।
तुमने एक किताब नहीं खरीदी, यहाँ पर नहीं लिख दूँ, नहीं खरीदी, ई साउंड और नहीं, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। यू नेगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है। अब बाय V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय अ बुक। दिशा खुश नहीं थी, जब केवल थी हो तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में या तो वॉज आएगा या वर आएगा। दिशा वॉज नॉट हैप्पी। क्लियर? मैंने अपना काम नहीं किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। हर साल एग्जाम में या तो आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने में इस तरह का सेंटेंस आता है या फिर ट्रांसलेशन में आता है। मैंने अपना काम नहीं किया था, मैंने, आई, देखिए आ था कौन से टेंस में आता है? आ था किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने देखा ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हमको और नहीं भी दिया है तो हमको डिड नॉट का यूज करना है। तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब डिड नॉट लगाया। हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब भी लगानी है हमको। ये जो V1 है, V1 इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो हमको मेन वर्ब भी लगानी है। अब मेन वर्ब, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि डिड नॉट लगा दिया यही सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन डिड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पर इसके बाद में मेन वर्ब लगाना है। और मेन वर्ब क्या है? मैंने अपना काम नहीं किया, ये किया, करना, दिस इज मेन वर्ब, डू। आई डिड नॉट डू माई वर्क। तो हमको ये सेंटेंस इस तरीके से फ्रेम करना है। तो ये हुए नेगेटिव सेंटेंसेस, आप इनको भी नोट करें। इसके बाद में नेगेटिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टेंस में है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो हम लोग पढ़ेंगे। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जितने भी टेंस हम लोगों ने पढ़े सभी में देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से बनाए जाते हैं या दो तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। पहला, जब वाक्य क्या से शुरू हो। हिंदी के वाक्य में शुरू में क्या आ जाए? क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस की शुरुआत डिड यानी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। डिड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या मैं कल बाजार गई थी, ई थी आया, तुरंत समझ में आ जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट है। सेंटेंस की शुरुआत में क्या आया, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस डिड से शुरू होगा और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड क्या, डिड, फिर सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो कहाँ गई थी, टू मार्केट यस्टरडे। क्या दिशा खुश थी। जहां पर थी, केवल थी आता है या था या थे, वहां पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज या वर का यूज किया जाता है। वह खुश था, वे नाराज थे। इस तरह के सेंटेंसेस में वॉज या वर यानी बी, जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बी वाला केस पढ़ा था, उसकी V2 फॉर्म में यहाँ पर सेंटेंसेस बनेंगे। क्या दिशा, क्या सबसे पहले आ गया, इसका मतलब अब यहाँ डिड नहीं आएगा क्योंकि ये वॉज या वर वाले सेंटेंस है, तो यहाँ पर वॉज, दिशा, हैप्पी, इस तरह से बनेगा। दूसरे टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए या फिर जो सेंटेंस है वो प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू हो। तब क्या होगा, तब हम शुरू में वो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे जो कि उस सेंटेंस में आया है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। कैसे, मैं बाजार कब गई थी, क्वेश्चन वर्ड आया, कहाँ पर आया, बीच में आया। कब को इंग्लिश में आता है वेन, तो हमने लिखा वेन। वेन के बाद में हमको डिड का यूज करना है। वेन डिड आई गो टू मार्केट। समय तो बताना ही नहीं है क्योंकि समय तो पूछा जा रहा है।
मैं बाजार क्यों गई थी, क्यों, वाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया वाई। उसके बाद में जो हमारा फॉर्मूला है उसमें डिड के बाद में आई गो टू मार्केट। मैं कल कहाँ गई थी, कहाँ के लिए इंग्लिश में आता है वेयर। वेयर के बाद में डिड हेल्पिंग वर्ब, वेयर डिड आई गो यस्टरडे। अगला पॉइंट, यदि हु और व्हाट सेंटेंस में आए तो यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह इनको यूज किया जाता है, यानी इसके बाद में डिड नहीं आएगा। तुमसे किसने कहा, हु टोल्ड यू, क्लियर। ऐसा नहीं आएगा हु डिड टेल यू, हु टोल्ड यू। ग्लास किसने तोड़ा, हु ब्रोक द ग्लास। वहां क्या हुआ, क्या, वॉट हैपेंड देयर। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हु या वॉट आए तो इनको एज ए सब्जेक्ट, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में होता था ना सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर देते हैं। हु टोल्ड यू, हु ब्रोक द ग्लास, व्हाट हैपेंड देयर और अंत में क्वेश्चन मार्क। आप इसको भी नोट कर लें। इसके बाद में जो अगले सेंटेंसेस होते हैं वो यही मैं आपको समझा देती हूँ कि वो होते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी उनमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होता है और नॉट भी रहता है। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद मैं समझाती हूँ आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। सबसे पहले डिड के बाद में सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, और ये हम जान ही चुके हैं कि डिड के साथ में हमेशा V1 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तब क्वेश्चन वर्ड आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद में नॉट और V1 एंड ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं, यदि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आए, शुरुआत नहीं, सेंटेंस में जो है सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन वर्ड हो। कैसे, क्या वह बाजार नहीं गई थी, शुरुआत हो गई क्या से, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की है डिड के बाद में सब्जेक्ट है शी, डिड शी। फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि नॉट आएगा, डिड शी नॉट, और यहाँ पर ये V1 आएगा, गो टू मार्केट। क्या तुमने काम कर लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मैंने आपके लिए लिखा है। क्या तुमने, क्या शुरू में है डिड, सब्जेक्ट यू, नॉट आया, नहीं है तो नॉट लगाया। नॉट के बाद में काम करने के लिए मेन वर्ब है डू। अक्सर यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि डिड तो लगा दिया, अब यहाँ पर डू कैसे आएगा, क्योंकि डिड तो डू का V2 फॉर्म है, लेकिन ये डिड हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब हमारे फॉर्मूला में है कि नॉट के बाद में मेन वर्ब आनी ही आनी है। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो तो आपको मेन वर्ब को याद करके लगाना है वहां पर, योर वर्क क्वेश्चन मार्क। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्यों। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे, वाई, क्यों के लिए वाई के बाद में डिड, यू, नॉट के बाद में ईट की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ईट ही लिखा जाएगा। फूड, वाई डिड यू नॉट ईट फूड, तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। एक बात और ध्यान देने की है कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच, होज के साथ नाउन भी लिखा जाता है। ये मैं सभी टेंसेस में आपको बतलाती हूँ कैसे। यदि पूछा जाए कितना, संख्या के लिए है या मात्रा के लिए, तो वो जो हाउ मच के साथ में जो नाउन है उसको भी आप लिखेंगे। हाउ मच मिल्क डिड द मिल्कमैन गिव, दूध वाले ने कितना दूध दिया
था। हाउ मैनी बॉयज डिड देयर होमवर्क, हाउ मैनी के साथ में कितने, ये किन की बात हो रही है, बॉयज की, तो ये जो नाउन है ये इनके साथ में आएगी, ये ध्यान रखना है। हाउ मैनी बॉयज डिड देयर होमवर्क। होज बुक, किसकी किताब, होज पोजीशन है तो ये इसके साथ में ये नाउन भी आएगी, होज बुक डिड यू टेक, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हुए सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग इन्हीं चारों टाइप के सेंटेंस पर एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ, टेंस पढ़ने से कितना इम्प्रूवमेंट होता है और आप क्या क्या लिख सकते हैं और किस तरह से जो एरर हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम लोग वो एक्सरसाइज करेंगे। और अब हम लोग वो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये एक स्टोरी है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसको स्टोरी टेलिंग टेंस भी कहा जाता है। अब इतनी बड़ी एक स्टोरी लिखी हुई है, यदि आपसे कहा जाए कि इसमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरिए तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि गलत ना हो जाए, लेकिन जैसे ही आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा आपको बिल्कुल करेक्ट, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपसे वर्ब की फॉर्म भरते नहीं बन रही है। देखते हैं कैसे। स्टोरी है हेयर एंड टर्टॉइज, एक खरगोश की और एक कछुए की कहानी है। हम लोग सब जानते हैं कि कछुआ धीमे चलता था और खरगोश तेज दौड़ता था, दोनों में शर्त लगी। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप लोग सब पढ़ते हैं। तो देखते हैं। वंस देयर, यहाँ पर वर्ब है लिव, अ हेयर एंड ए टर्टॉइज इन द फॉरेस्ट। वंस देयर पुरानी बात है, पुरानी बात को रिलेट करने के लिए, पास्ट की बात को रिलेट करने के लिए कौन से टेंस का यूज करते हैं? जनरली हम लोग अधिकांशतया पास्ट इंडेफिनिट। वंस देयर लिव, तो यहां पर V2 फॉर्म आ जाएगी लिव्ड। एक बार की बात है, एक खरगोश और कछुआ जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज, हेयर बी, अब बी का V2 फॉर्म अभी हम लोगों ने देखा था, बी का V2 फॉर्म होता है वॉज। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्विफ्टनेस, जो खरगोश था उसको अपनी तेज गति पर बड़ा घमंड था। वन डे, सब कुछ पास्ट में चल रहा है इसलिए यहां पर आपको वर्ब, ये स्टोरी टेलिंग टेंस इसीलिए है। वन डे ही लाफ, तो लाफ का V2 क्या हो जाएगा? लाफ्ड एट द टर्टॉइज फॉर द स्लो स्पीड। एक दिन जो हेयर यानी खरगोश था वो कछुए की स्लो स्पीड पे हंसा। द टर्टॉइज फील स्मॉल, फील इसका V2 हो जाएगा फेल्ट। ही डैश डैश आस्क, वर्ब है द हेयर टू रन ए रेस। उसने हेयर से क्या कहा? खरगोश ने चलो एक दौड़ लगा लेते, पास्ट में चल रहा है, उसने ऐसा कहा तो इसकी V2 फॉर्म आ जाएगी आस्क्ड। द हेयर एग्रीड, एग्री की V2 फॉर्म स्टोरी टेलिंग टेंस है, स्टोरी पास्ट में ही चलती है। एग्रीड। दे और ट्री एज ए टारगेट, उन्होंने क्या किया दोनों ने कि एक ट्री को वो उनका गोल बनाया, वो एंड पॉइंट बनाया, टारगेट बनाया, फिक्स किया, तो फिक्स का V2 फॉर्म आ जाएगा फिक्स। दे फिक्स्ड अ ट्री एज ए टारगेट। एज द डे डॉन, डॉन का मतलब होता है सूरज का उदय होना, उगना, तो जैसे ही दिन निकला, डॉन्ड ईडी लग जाएगा इसमें। दे अगेन रेस, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। हिंदी में भी देखें, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया, आया, स्टार्टेड V2 फॉर्म स्टार्ट की। द हेयर फास्ट, जो हेयर खरगोश तेज दौड़ा, आया, आ की साउंड आई, सिंपल पास्ट, तो क्या हुआ? रन का V2 रन, रेन रन, V2 रेन। द हेयर रेन फास्ट एंड लीव द टर्टॉइज फार बिहाइंड। अब लीव का V2 फॉर्म है लेफ्ट, और कछुए को पीछे छोड़ दिया, अगेन
यदि हिंदी में भी देखें तो साउंड आ की आई है। और वैसे भी स्टोरी टेलिंग है, पास्ट की इवेंट को वन बाय वन रिलेट कर रहा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट। देयर, अगेन बी का V2 फॉर्म वॉज, देयर वॉज अ शेडी ट्री ऑन द वे, रास्ते में एक घना पेड़ था, छायादार पेड़ था। तो ये स्टोरी अभी अधूरी है। आपने क्या देखा कि जो इतना बड़ा पैराग्राफ था, लग रहा था कि वर्ब की फॉर्म कैसे भरेंगे, गलत ना हो जाए, लेकिन आपने जब इस स्टोरी को पढ़ा और इस टेंस को पढ़ा तो आपको ये वर्ब भरना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए टेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए टेंसेज का हमको उन पर कमांड होना जरूरी है कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि आप टेंस पढ़ लें बहुत अच्छे से तो आप लेटर राइटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके कोर्स में मैसेज राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स लिखना बहुत आसान हो जाएगा, आपको रटने नहीं पड़ेंगे वो। तो जल्दी से इसको आप नोट करें। इसके बाद में इस स्टोरी के आगे वाला पार्ट भी देखते हैं, उसमें इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। और अब हम लोग देखते हैं स्टोरी का जो आगे का पार्ट था। द हेयर, ब्रैकेट में वर्ब है लाई, देयर, तो लाई की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ले। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग वर्ब है क्योंकि इस तरह की 2-3 वर्ब होती हैं। तो अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि हमने यहां पर ये क्यों लिखा हुआ है, देयर एंड स्लीप फॉर लॉन्ग, और काफी देर के लिए सो गया, फॉर लॉन्ग लंबे समय के लिए सो गया, आया। स्लीप की सेकेंड फॉर्म V2 फॉर्म स्लेप्ट। द टर्टाइज रीच, टर्टाइज था वो पहुंच गया। हिंदी में भी हम यदि स्टोरी को सोच के इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करें तो इट्स वेरी इजी, जबकि हमको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रीच V2 फॉर्म रीच्ड, द ट्री एंड फाइंड, फाइंड का V2 फाउंड, द हेयर फास्ट अस्लीप, और उसने क्या देखा कि जो वो हेयर यानी जो खरगोश था वो तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आ था मीन्स पास्ट इंडेफिनिट, फाउंड। ही, वर्ब है गो, ऑन स्लोली बट स्टेडिली एंड सो गो, वेंट एंड वन, विन का और रेस जीत गया, जीत गया, वन द रेस। तो देखो वो स्टोरी कितनी जो कठिन थी कि यदि हेयर एंड टॉर्टोइज की स्टोरी में वर्ब करेक्ट फॉर्म भरने को तो शायद इतनी आसानी से सारी वर्ब को करेक्ट फिलअप करना बहुत कठिन होता, लेकिन टेंस के नॉलेज के कारण, टेंस को आइडेंटिफाई करने के कारण वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना बहुत आसान हो गया। अब थोड़ा सा इस वर्ब को देख लेते हैं। ये वर्ब है लाई। एक होता है लाई, LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। V1 लाई, V2 लेट एंड लाइड। जब ING लगता है तो लाइंग हो जाता है। शी इज लाइंग टू मी, वो मुझको झूठा बना रही है, वो मुझको झूठ बता रही है। शी इज लाइंग टू मी। एक होता है एक वर्ब लाई, जो यहां पर हमने LIE, इस लाई का मतलब होता है अपने आप लेट जाना। एक तो किसी को लिटाना, जैसे बच्चे को पालने में झूले में लिटाना, एक तो होता है किसी दूसरे के द्वारा लिटाना, एक अपने आप लेट जाना। तो ये जो LIE है ये है लेट जाना अपने आप। लाए, इसका V2 क्या होगा, ले, जो हमने यहां भरा है। थर्ड होगा इसका लेन, और इसका V4 जब ING लगेगा तो लाइंग हो जाएगा। कैसे, ही इज लाइंग ऑन द सोफा, वो सोफे पर लेटा हुआ था, तो अपने आप ही लेटेगा ना, ही इज लाइंग ऑन द सोफा। एक वर्ब है ले, ले का मतलब होता है लिटाना, यानी अपने आप नहीं लेटना, जैसे बेबी बच्चा है उसको झूले में लिटा दिया। ले की V2 फॉर्म भी लेड होती है, यहां पे देखो लेड, और V3 फॉर्म भी लेड, और लेकिन इसकी जो V4 फॉर्म है दैट इज लेइंग। कैसे सेंटेंस बनेगा, ही लेड द फाइल्स ऑन द टेबल, उसने फाइल को टेबल पर लिटा दिया, यानी टेबल पर उनको लिटा कर रख दिया। एक तो होता है खड़ा रखना, एक लिटा कर रखना, तो लिटा कर रखना दैट इज ले। एक होता है
जो पक्षी अंडा देते हैं उसको भी ले बोला जाता है, हैन लेज एग्स। तो ये जो वर्ब है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ब है, एक ही वर्ब है लाई एंड लाई, जिनका V2 और V3 फॉर्म। ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि हम पहचाने कि ये कौन सी वर्ब है, ये वाली वर्ब है कि ये वाली वर्ब है। तो हमको यहाँ पर मैंने ये भी बताया आपको कि ये वर्ब किस तरह से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट को कैसे यूज किया जाता है ये हम लोगों ने सीखा कि हिंदी के सेंटेंस को पहचानें, फिर उनको ट्रांसलेट करें और ट्रांसलेट करने के बाद में एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करें। बहुत ही बेसिक टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है, क्योंकि जो पास्ट की मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एक्शंस हैं, वो इसी टेंस के द्वारा रिलेट किए जाते हैं। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और बार बार देखें, और क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव और बहुत यूज़फुल है आपके लिए। बहुत समय तक आपके साथ में आपका साथ देने वाला है, आपके काम आने वाला है। तो पूरे इस टेंस को बहुत ध्यान से पढ़िए और अगले जो वीडियो लेक्चर में इस टेंस के हम लोग एप्लीकेशंस देखेंगे कि व्हेन टू यूज़। यदि हमको हिंदी का सेंटेंस नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट ही हमको इस टेंस का यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे वो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।